पाशा ने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा दिए। वो भी जी रुखसत करने साथ चल पड़ी। ड्राइंग रूम के दरवाजे के साथ रुकते हुए पाशा पीछे मुड़ा। वैसे क्या ख्याल है, अगर वो मासूम कमीनी डायन भाभी ना रहे तो कबीर दादा कितने दिन में संभल जाएंगे? क्या मतलब? निगी हकला गई थी। पाशा हंसा। अब मौत तो किसी को किसी भी वक्त आ सकती है ना। अगर कबीर दादा को मालूम हो गया कि इसका कातिल कौन है, तब यकीनन निगी तनावश की मौत के हक में नहीं थी। वो मासूम गुड़िया सी लड़की इसे भी बहुत प्यारी लगी थी। पाशा तीखन से बोला, ज्यादा अरसे खफा नहीं रह सकेंगे, खास कर इस सूरत में जब इन्हें अच्छी तरह मालूम होगा कि ये कदम इनकी बेहतरी के लिए उठाया गया है। कोई और हल? निगी वाज़ेह मुखालफत तो नहीं कर सकती थी। मैं फजूल सोचों में दिमाग नहीं थकाता, कहते हुए पाशा चल पड़ा। और हाँ, कार का दरवाजा खोलते हुए एक बार फिर इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। अगर कबीर दादा को ये बात इस कमीनी लड़की की मौत से पहले मालूम हो गई, तब भी एक लड़की मरेगी जरूर। अब ये खुद सोच लेना कि किस लड़की की जान तुम्हारे लिए कीमती है। इसका जवाब का इंतजार किए बगैर ड्राइविंग सीट पर बैठकर इसने कार आगे बढ़ा दी। वहाँ अपने मुहाफिजों और ड्राइवर के बगैर ही आया था, क्योंकि कबीर दादा के मामले में वो अपने आदमियों पर भी भरोसा नहीं कर सकता था। निगी परेशान नजरों से इसे घूरती रह गई। तनावुश को बचाने के लिए वो कुछ नहीं कर सकती थी। इसके नजदीक अपनी जान तनावुश से कई गुना अहम थी, बल्कि अपनी जान का किसी दूसरे के साथ तकाबुल करना एक मजाक ही तो था। एसपी जमीर हुसैन, नौशाद अफरीदी और इखलाक हुसैन को गुज़श्ता दिन कबीर दादा से होने वाली मुलाकात की तफसील बताते हुए आखिर में कह रहा था, जल्द से जल्द इसे लगाम डालने की करो, वरना वो हम सबको बर्बाद कर देगा। इतना फन्ने खां भी नहीं है। नौशाद अफरीदी ने मुंह बनाया। अफरीदी साहब, बढ़ के मारने से काम नहीं बनता। इस दिन इसने एक हाथ से तुम्हें जमीन से उठाकर दीवार से लगा दिया था। बड़ी मुश्किल से शहाब कसूरी और बाबर हयात ने तुम्हें इसकी गिरफ्त से आजाद कराया था। नौशाद अफरीदी खिसियाते हुए बोला, मैं तो बस ये कह रहा था कि इससे डरने की जरूरत नहीं है। एसपी बगैर लगी लिपटी बोला, तो किससे डरे? शाह साहब को इसकी रखेल से माफी मांगने का मशवरा तो तुमने भी दिया था। एक गैंग का सरबरा स्कूल की लड़की से माजरत करता फिर रहा है कि ये कबीर दादा के डर की वजह से नहीं था। नौशाद अफरीदी ने दांत पीसे। इसका हिसाब कबीर दादा के जिम्मे बकाया है। तुम लोग बस जबानी जमा खर्च करते रहना और वो मनमानियां करता रहेगा। शमशेर दादा, शहाब कसूरी, वो बड़ा बांट गया था और खुद कबीर दादा के सामने भीगी बिल्ली बना होता है, तो क्या करे? खामोश बैठे इखलाक हुसैन ने जबान खोली। यही सवाल मेरा है। एसपी ने सर पीटा। एक और शमशेर दादा के इस्तिकबाल के लिए तैयार रहो। तुम्हारी आमदन का आधा हिस्सा बगैर किसी मेहनत के इसकी जेब में जाएगा। इससे पूछे बगैर कोई नया काम धंधा शुरू नहीं कर सकोगे। और याद रखना, ये जो स्कूल की छोकरी है ना, तुम्हारी बेगमात, इसके सामने हाथ बांधे खड़ी दिखाई देंगी और इसकी आमद पर हमें कुर्सी छोड़कर खड़ा होना पड़ेगा। वो तो बस मेरे बिस्तर की जीनत बनेगी। नौशाद अफरीदी तपते हुए बोला। एसपी इस्तेज़ाई अंदाज में बोला, इतनी जुर्रत है किसी में कि इसे छू सके? नौशाद अफरीदी शाकी हुआ। यार, तुम मुसलसल हमारी तौहीन में लगे हो। हाँ, एसपी अस्बात में चीखा, क्योंकि मैं तुम्हारा खैरख्वाह हूँ। मैं तुम्हारी और अपनी आज़ादी चाहता हूँ। एसपी होने के बावजूद थानेदार मुझसे ज्यादा कबीर दादा से खौफ खाते हैं। मुझे ये फिक्र खाई जा रही है कि जल्द से जल्द इसका बंदोबस्त ना किया गया तो हमारा क्या बनेगा। इखलाक हुसैन ने मशवरा दिया, अगर काशिफ राजपूत और पाशा को साथ मिला रहे तो इससे मुकाबला करना मुश्किल नहीं रहेगा। ख्वाब देखना बंद कर दो। कबीर दादा की तरफ चलने वाली गोली के सामने पाशा अपना सीना मानने से भी नहीं हटेगा। काशिफ राजपूत को भी इससे तोड़ना मुश्किल है। वो बहुत पुराने दोस्त हैं और कबीर दादा से जो खतरात हमें महसूस हो रहे हैं, इसमें काशिफ राजपूत और बहराम पाशा के फायदे पोशीदा हैं। वो कभी भी इससे खिलाफ नहीं होंगे। अगर पाशा को सरबराही का लालच दिया जाए तो इखलाक हुसैन अपनी बात पर कायम था। इक्तिदार का लालच तो बेटे के हाथों से बाप का कत्ल करवा देता है। इक्तिदार है किसके पास जो पाशा को लालच दिया जाए? कबीर दादा सिर्फ लड़ाई भड़ाई का माहिर नहीं है, लोमड़ी की तरह चालाक भी है। अपने गैंग में मौजूद ताकतवर आदमी को इसने बगैर देर लगाए अलहदा गैंग बनाकर दे दिया। वो पाशा जिस्मानी लड़ाई में इससे कमतर है, मगर कबीर दादा जानता था कि एक दिन वो पाशा से कमजोर हो जाएगा और इस वक्त शायद पाशा इक़्तिदार की हवस में इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। इसलिए इसने पहले से इस खतरे का सद्देबाब कर दिया और पाशा को मजीद देर बेरार भी कर दिया। मेरा मतलब है, हम पाशा को कह सकते हैं कि कबीर दादा के खात्मे के बाद हम तमाम इसे शहाब कसूरी की जगह सरबराह बना लेंगे। इखलाक हुसैन ने अपनी बात की वजाहत की। हूँ, और वो हमारी बात पर यकीन कर लेगा। अकल के दुश्मन, हम यहाँ 3 सरबराह बेटे हैं। पाशा हम 3 पर तो यकीन करके कबीर दादा के खिलाफ महाज में शामिल नहीं होगा ना?
तुम्हारा मतलब है हमें बाकियों को साथ मिलाना पड़ेगा। इखलाक हुसैन ने पुरख्याल अंदाज में सर हिलाया। एसपी ने इस बात में सर हिलाया। हाँ, मगर पाशा किसी सूरत कबीर दादा के खिलाफ काम नहीं करेगा, उल्टा हमारा भांडा फोड़ देगा। आखिर तुम लोग शमशेर दादा को बुलाने की कोशिश क्यों नहीं करते? नौशाद आफरीदी ने कई बार दिया हुआ मशवरा दोहराया। एसपी ने मुंह बनाया। क्या कहकर बुलाओगी कि कबीर दादा ने इखलाक हुसैन शाह की तौहीन की है और वो यहाँ आकर कबीर दादा को कत्ल करके चला जाएगा। इसके साथ ये भी कि वो शाह कसूरी की जगह लेना चाहता है। जब तमाम इसके खिलाफ गवाही देंगे तो यकीनन शमशेर दादा इसे सजा सुनाए बगैर नहीं टलेगा। नौशाद आफरीदी ने अपने मशवरे की तायद में दलील दी। कौन से तमाम इसके खिलाफ गवाही देंगे? ज्यादा से ज्यादा अगर सारे मुत्तफिक हो सकते हैं तो इस बात पर कि कबीर दादा ने शाहजी के साथ ज्यादती की है, वरना फसीहुद्दीन और फांसी हाथ छुट के साथ कबीर दादा की अच्छी खासी तू में हुई है, मगर वो भी कबीर दादा के खिलाफ इस हद तक जाने को तैयार नहीं कि इसे कत्ल कर दिया जाए। तुम लोगों के कायम किए हुए मुकदमे पर बहुत हुआ तो शमशेर दादा इसे तंबीह कर देगा। हमारा मसला फिर भी हल नहीं होता नजर आ रहा। खासकर तुम दोनों तो यूं ही इसकी रखेल पर राले टपकाते रह जाओगे। एसपी ने हकायक का पटारा खोला। यार, तुम्हारी बातें दिल को लग रही हैं और हमारी अकल तो इस मामले में जवाब दे गई है। समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। इखलाक हुसैन ने शिकस्त तस्लीम करने में आफियत समझी थी। नौशाद आफरीदी का बेबसी के असरात से पूरे चेहरे भी इससे मुतफिक नजर आ रहा था। मैं जानता था आखिर यही सुनने को मिलेगा, लेकिन मैं तुम दोनों की तरह सोया हुआ नहीं हूँ। मुझे फिक्र है और इसकी रखेल की आमद से पहले ही मुझे कबीर दादा खल रहा था और अब इसने ऐसा मौके फराहम कर दिए कि हम इसे मजीद उलझा सके। याद रखना, चालाक, अयार और ताकतवर मर्द भी अगर मार खाता तो किसी नाजुक इंदाम औरत के हाथों। प्यार, मोहब्बत और इश्क वगैरह ऐसी लाइलाज बीमारी जो इंसान की सलाहियत का बेड़ा गर्क कर देती है। इसके सोचने समझने की सलाहियत बस इसी शख्स के गिर्द घूमती रहती है जिससे वो प्यार करता है। और खुश हो जाकर कबीर दादा को ये बीमारी लग गई है। वो छोटी सी छोकरी इस खबीज के हिसाब पर सवार हो गई है। इस मामले में इसका चहीता पाशा भी बहुत परेशान है। शाहजी के यहाँ पार्टी के मौके पर मेरे आदमी ने पाशा और काशिफ राजपूत की बातें सुनी है। पाशा का मौक़िफ़ इस बारे में बिल्कुल वाज़ेह है। वो कबीर दादा को इस छोकरी से दूर करने की कोशिश में है। गुज़श्ता रात कबीर दादा की पुरानी मंजूर नजर निकी भी इसकी कोठी में जाती दिखाई गई, लेकिन 1 घंटे बाद ही वो वापस जा रही थी। चाहे इसकी आमद का जो भी मकसद हो, कबीर दादा निकी जैसी लड़की के साथ रात गुजारे बगैर इसे जाने देता है, पर इसने ऐसा कुछ न किया क्योंकि वो खबीस छोकरी इस पर बुरी तरह फरेबता है और इसकी इसी कमजोरी हम अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? दोनों बैक जबान मुस्तफसर हुए। एसपी फखरिया लहजे में बोला, इस केसी की तलाश में जाने कब से इस खबीस की निगरानी करवा रहा हूँ। यकीनन इस पर हाथ डालना नए मुझे बहुत मुश्किल नहीं था, लेकिन अब इसने खुद ही ये मौका फराहम कर दिया। अगर ये रकेल इसकी जिंदगी में ना आती तो शायद मैं ये मंसूबा ना बना पाता। अब फूट भी दो। नौशाद ने बेसब्री का इजहार किया। इखलाक हुसैन भी इश्तियाक अमेज नजर से एसपी को देख रहा था। क्या तुम दोनों जानते हो कि फसीहुद्दीन शमशेर दादा का मामूजात भाई है? इखलाक हुसैन बोला, इतना तो मालूम था कि फसीहुद्दीन शमशेर दादा का रिश्तेदार है, मगर रिश्ते की नौयत जानने की जहमत मैंने कभी नहीं की। नौशाद ने भी इस बात में सर हिलाते हुए इखलाक से इत्तेफाक किया था। चलो, मैंने बता दिया है ना। अब मंसूबा यह है कि अगर कबीर दादा फसीहुद्दीन को अपनी रखेल की वजह से कत्ल कर देता है तो हमें शमशेर दादा को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस इस तक की इत्तला पहुंचाने ही से मसला हल हो जाएगा। बहुत अच्छी सोच है, मगर ये होगा कैसे? यूं ही ख्वाह तो कबीर दादा इतना बड़ा कदम नहीं उठाने वाला। एसपी मायने खैर अंदाज में बोला, अगर फसीहुद्दीन इसकी लाडली को अगवा करके इसके साथ रंग रलिया मना रहा हो और कबीर दादा ऐन मौके पर पहुंच जाए तो अंदाजा लगाओ क्या होगा। नौशाद ने कहा, सवाल था कि ये होगा कैसे? फसीहुद्दीन और फांसी हर छुट हर शब इतवार अपनी एक मखसूस कोठी में गुजारता है जो इसका खुफिया अयाशी का अड्डा है। रात के 8 बजे ही वो वहाँ पहुँच जाता है। इसके खास आदमी ने वहाँ एक खूबसूरत लड़की पहुँचाई होती है। पिछले चंद बरसों में इसने एक इतवार की शब भी नागा नहीं किया है, तो वो दोनों अभी तक भी इसकी बात नहीं समझे थे। अगर कबीर दादा की रखेल को फसीहुद्दीन की कोठी में पहुंचा दिया जाए और फिर कबीर दादा को मुतला कर दिया जाए कि इसकी चमक चलो इस वक्त कहाँ और किस हाल में है, एसपी ने जानबूझकर फिक्रा अधूरा छोड़ दिया था। इखलाक हुसैन झल्ला कर बोला, यार पुलिसिए, मैं दीवार को टक्कर मार दूंगा। इतना सस्पेंस फैलाने के बजाय अगर मुकम्मल मंसूबा एक ही बार बयान कर दो तो शायद हमारे दिमागों पर इतना बोझ ना पड़े। एसपी ने जोरदार कहका लगाते हुए कहा, अच्छा सुनो, कबीर दादा की लाडली हर दूसरे तीसरे दिन कबीर दादा के घर से निकलने के बाद माँ को मिलने अपने घर जाती है और इसकी आमद से पहले वापस आ जाती है। घर जाते हुए इसके हमरा सिर्फ ड्राइवर ही होता है।
वो भी इसे घर छोड़कर वापस आ जाता है। इस वक्त इसे अगवा करके तकीउद्दीन की अयाशी के अड्डे पर पहुंचाना निहायत आसान होगा। जरूरी तो नहीं कि वो हफ्ते के दिन माँ को मिलने जाए। नौशाद आफरीदी ने कता कलामी की, क्या मेरी बात मुकम्मल हो गई? एसपी खशमगीन नजरों से इसे घूरा। मुआजरत। नौशाद ने फौरन हाथ बुलंद करके गलती तस्लीम कर ली थी। खैर, मेरा कहने का मतलब है वो कभी तो हफ्ते के दिन जाएगी, हम इसी दिन मंसूबा तय कर लेंगे। और अगर तुम दोनों से सब्र नहीं हो सकता तो इस हफ्ते को इसकी माँ से कॉल करवा कर भी इसे बुलवाया जा सकता है। अब इसकी माँ को कैसे मजबूर किया जाएगा, यकीनन इस बारे तुम्हें मालूम होगा। एसपी ने तंजिया लहजे में कहा, या ये भी बता दूं? इखलाक हुसैन ने कहा, समझ गए, आगे चले। नौशाद ने भी इस बात में सर हिला दिया। बस इस रखेल के मोबाइल फोन से कबीर दादा को मैसेज कर देंगे कि वो रात को जरा देर से लौटेगी, ताकि कबीर दादा वक्त से पहले ही न भागता फिरे। और जिस वक्त फांसी साहब को कोठी में दाखिल हो जाएगा तब कबीर दादा को कॉल करके बता दिया जाएगा कि इसकी लैला अगवा हो चुकी है। अगवा करने वाले का नाम और मकसद क्या है और वो किस जगह पर मौजूद है, बाकी का काम वो खबीस खुद करता रहेगा। एसपी ने मुकम्मल मंसूबा इनके सामने रख दिया। एक सवाल है। नौशाद ने स्कूल के बच्चों की तरह हाथ उठाया और एसपी की तरफ मुतवज्जा हो गया। यकीनन इससे पहले फसीहुद्दीन के पास पहुंचाई जाने में लड़कियां अपनी मर्जी से और मुंह मांगा मुआवजा वसूल करके वहां आती होंगी। क्या एक बंधी हुई लड़की को देखकर वो हैरान नहीं होगा? अब ये तो नामुमकिन है कि कबीर दादा की रखेल इसे देखते ही हंसती मुस्कुराती इसके गले लग जाए। अगर ऐसा मुमकिन होता तो मैं जरूर इसे अगवा कराने की कोशिश करता, हम जितना भी इसकी किरदार कशी करें, मगर हकीकत तो ये है कि वो एक घरेलू सादा और मासूम लड़की है। शादी के घर होने वाली तकरीब इसका पूरा जायजा ले चुका हूँ। पूरी तकरीब में मैंने इसे किसी गैर मर्द से बात करते तो कजा से मुतवज्जा होते भी नहीं देखा। इसी तरह फसीहुद्दीन फासी हर छुट के नाम से मशहूर है और अच्छा खासा लड़ाका है। क्या ये मुमकिन है कि वो कबीर दादा ही को पछाड़ दे? दुनिया बहुत तरक्की कर गई है आफरीदी साहब। आजकल ऐसे नशे का हुसूल कोई मुश्किल काम नहीं जो आदमी को बज़ाहिर होश में रखते हुए भी माहौल का इदराक नहीं होने देता। और शराब की खाली बोतल और गिलास में इस पर अगर फसीहुद्दीन को ये तासुर दिया जा सकता है कि इसकी आमद से पहले लड़की ने काफी शराब नोशी की है, इसलिए होशमंदी की बातें नहीं कर रही। बाकी फसीहुद्दीन ने इसे कारोबार के मशवरों के लिए तो तलब किया नहीं है कि इसकी होशमंदी से कोई गर्ज रखे। और जहां तक फसीहुद्दीन के कबीर दादा से टकराने का मसला है तो इस जैसे 10 के लिए भी कबीर दादा काफी है। फांसी हर छोट वो छोटे मोटे गुंडों के लिए है, कबीर दादा के लिए वो कम सिन बच्चे जितनी अहमियत रखता है। सच कहूँ तो कबीर दादा को अगर कोई काबू कर सकता है तो वो शमशेर दादा है और कोई नहीं। नौशाद ने मुंह बनाया, भाड़ में जाए कबीर दादा। तुम ये बताओ कि फसीहुद्दीन ने इसकी रखेल को पहचान लिया फिर भी मुश्किल हो जाएगी। क्या वो सोचेगा नहीं कि कबीर दादा की रखेल का वहाँ क्या काम? एसपी इत्मीनान से बोला, मेरा ख्याल है फसीहुद्दीन ने अब तक इसे नहीं देखा। शादी के घर तकरीब में भी इसकी बीवी अकेली आई थी। इसने किसी काम की वजह से आने से मुआवजत कर ली थी और फर्ज किया इसने कभी देखा भी हो तो सरसरी नजर डाली होगी। यूं भी इस रखेल ने अपने जिस्म यूं ढांपा होता है जैसे अभी नमाज पढ़कर आ रही हो। और ऐसी लड़की जब बेलिबास बिस्तर पर पड़ी होगी तो फसीहुद्दीन बेचारे को कौन सी मुशाबिहात मशकूक करेगी? फसीहुद्दीन के लिए जो दलाल लड़कियां सप्लाई करता है इसका क्या? नौशाद के सवालात जारी थे। वो दलाल नहीं दलाला है और लड़की को मतलूबा कोठी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी जिस आदमी को मिली हुई है, इसे खरीदना एक एसपी के लिए चंदा दुश्वार नहीं, वो बाद में भांडा भी तो फोड़ सकता है। नौशाद छोटी जुज़ायात को भी नजरअंदाज नहीं कर रहा था कि मामला कबीर दादा जैसे मौजी का था। सही कहा, ऐसे आदमी कभी कभार मसाइल खड़े कर देते हैं अगर जिंदा रहें तो। आखिर में नौशाद आफरीदी को तहसीन अमेज लहजे में कहना पड़ा, क्या सारे एसपी ऐसे ही होते हैं? एसपी जमीर हुसैन फखरिया लहजे में बोला, अगर सारे ऐसे ही होते तो उन्होंने भी अपना गैंग बना कर रखे होते। इखलाक हुसैन ने मज़ाहिया अंदाज में पूछा, वैसे तुमने फसीहुद्दीन और कबीर दादा के मुतालिक इतनी मालूमात जमा कर रखी है, क्या बाकियों के बारे में भी इतने ही बाखबर रहते हो? एसपी ने कहका लगाया, अगर बाखबर ना होता तो ये कैसे मालूम होता कि तुम दोनों कबीर की रखेल पर पूरी तरह फरिश्ता हो? वो दोनों इसके साथ ही हंस पड़े थे। मजीद कोई सवाल? एसपी का अंदाज इन्हें तहरीक देने वाला था, मगर हकीकत यही थी कि इन्हें वो मंसूबा मुकम्मल तौर पर काबिल अमल लग रहा था। दोनों का सर नफी में सहल गया। तो इस सनीचर को मंसूबे पर अमल किया जाएगा या इंतजार करोगी को चम्मक छल्लो कब हफ्ते के दिन घर जाती है? इखलाक हुसैन ने फैसला को लहजे में कहा, इंतजार नाम की चीज हमारे पास नहीं है। नौशाद आफरीदी भी इससे मुतफिक नजर आ रहा था, जबकि एसपी भी कब से कबीर दादा की जड़ काटने के मंसूबों में जुड़ा था। वो मंसूबा हर लिहाज से मुकम्मल था। एसपी ने कोई जजाइया भी परवा गुजाशात नहीं होने दिया था। वो मिलकर कार्रवाई की तरतीब करते हुए मंसूबे को हाथमी शक्ल देने लगे। वो बहुत खूबसूरत सुबह थी।
कबीर दादा 9:30-10 बजे जागा करता था, मगर तनावुश ने नमाज पढ़कर ही उसके साथ अटखेलियां शुरू कर दी थी। 2-3 दफा तो इसने सोने दो यार कहकर तनावुश की पेशकदमी और जाहरियत को रोकना चाहा, मगर फिर हथियार डाल दिए। वो एक लाडली महबूबा की तरह से छेड़ती रही। अब क्या मसला है? तंग आकर वो इसकी जानिब करवट लेकर पूछने लगा। कुछ भी नहीं, बस बोर हो रही थी, सोचा थोड़ी सी बातें कर ले। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि मैं इस वक्त सोता हूँ। रात आपको 10 बजे सुला दिया था। मैं इसके बाद भी काफी देर तक जागती रही और अब भी आपसे काफी पहले से जागी हुई हूँ। आपकी नींद अभी तक पूरी नहीं हुई, क्योंकि मैंने सारा दिन मसरूफ रहना होता है, जबकि तुम मेरे जाते ही सो सकती हो। तनावुश ने मुंह बसोरा। हाँ, जैसे आपके खैर मौजूदगी में मुझे नींद आ जाती है ना। क्यों नहीं आती? कबीर दादा बेसाख्ता पूछ बैठा। पता नहीं, वो शर्मा गई थी। झूठी, कबीर दादा ने इसे छेड़ा। कल जब मैं लौटा तो तुम बेखबर सो रही थी। तनावुश का नखरे कह कहा गुजा। तौबा है, ये लड़का भी कितनी छोटी छोटी बातें गिनता है। फिर वही बदतमीजी। कबीर दादा ने खफगी जाहिर की। बदतमीजी नहीं करती, जो महसूस होता है कह देती हूँ। वो इसकी नाक की पनंग पकड़कर मरोड़ने लगी। किसी दिन इतना मार खाओगी कि सारी शरारतें भूल जाएंगी। अच्छा, कितनी? इसने शौकी नजरें घुमाकर शरारती लहजे में पूछा। वक्त आने पर पता चल जाएगा। झूठा। वो हंसते हुए इसके पेट में गुदगुदी करने लगी। कबीर दादा भी बेख्तियार हंस पड़ा था और फिर इसे मालूम ही ना हुआ इस खट्टी मीठी नोक झोंक में घड़ी की सुइयां 10 का हिस्सा अबूर करके आगे बढ़ गई थी। तनावुश की बातें खत्म होने ही में नहीं आ रही थी और कबीर दादा जिससे खामोश समय ने भी जाने इतनी बातें कैसे कर ली थी, और अब भी इसका जी नहीं भरा था। किसी का साथ इतना खुशकुन, इतना लज्जत भरा, इतना पुरलुत्फ हो सकता है, इसने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। खुद पर जबर करके वो बोला। अच्छा, नाश्ता लाओ ना, फिर जाना भी है। आज ना जाए ना, थोड़ी देर और गपशप करके इकट्ठे बाहर जाएंगे, खाना भी बाहर खाएंगे और फिर मुझे शॉपिंग के लिए ले जाना। मुझे बहुत सारा मेकअप का सामान और कपड़े खरीदने हैं, ताकि मैं रोजाना सजी सबरी आपकी आमद का इंतजार किया करूं। तुम मेकअप के बगैर ही ठीक लगती हो। वो तिनक कर बोली। नहीं लगती ठीक। अगर लगती तो कल वो पर कटी कबूतरी यहाँ ना आई होती। कबीर दादा हंसा। तो तुम्हारा ख्याल है वो इसलिए आई थी कि तुम मेकअप नहीं करती हो? वो हरदर्मी से बोली। हाँ हाँ हाँ, मैं आपको अच्छी लगना चाहती हूँ, खूबसूरत लगना चाहती हूँ, इतनी प्यारी कि आप मेरे अलावा किसी की तरफ देखे भी ना। है ना बेवकूफ, प्यारा लगना सजने संवरने की मरहूने मिन्नत तो नहीं होता। आपने शॉपिंग पर ले जाना है या नहीं? मुझे बहुत काम है, तुम ड्राइवर को साथ ले जाकर शॉपिंग कराना। वो हरदर्मी से बोली। आपके अलावा किसी के साथ भी नहीं जा सकती। खैर, मैं नहीं जा सकता, आत्मी अंदाज में कहते हुए बिस्तर छोड़कर गुसल खाने की तरफ बढ़ गया। अभी तक अपनी इज्जत गंवाने का हौसला इसमें नहीं आया था। यूं इसके साथ बाजार में फिरने की खबर पाशा ने तो आसमान सर पर उठाना था ही, बाकी आदमियों को भी हंसने का मौका हाथ आ जाता। इतनी सूझबूझ बहरहाल इसमें मौजूद थी, इसलिए इसने तनावुश की मोहब्बत के जवाब में एतराफ मोहब्बत नहीं किया था। फिर इसकी फरमाइशें और ज्यादा बढ़ जाना थी। जरा सी तवज्जो देने पर ही इसकी जारियत और नखरे इतने बढ़ गए थे, तो एतराफ मोहब्बत के बाद तो वो काबू ही में न आती। वो जितनी मासूम और सादा नजर आती थी, इतनी थी नहीं। पाशा के बकौल वो 420 से उंगलियों पर नचाएगी, और इसे यही महसूस हो रहा था। कबीर दादा की तरफ से जरा सी ढील मिलने पर वो अच्छी खासी सर पर सवार हो गई थी। यही वजह तो थी कि इसने सुबह सवेरे ही इसे जगा दिया था, फिर यूं लेटे लेटे दिन भर का प्रोग्राम भी तरतीब दे दिया था। गोया कबीर दादा पारे ही तो बैठा था। कहते हैं मोहब्बत में कई मराहल आते हैं, जिसमें आखिरी मरहला होशो हवास खो देने का होता है, और कबीर दादा फिलहाल होशो हवास से बेगाना ना होने के मरहले तक नहीं पहुंचा था, क्योंकि अपना अच्छा बुरा अभी तक इसकी समझ में आ रहा था। नाराजी भरी नजरों से इसे जाता देखती रही। कबीर दादा के गुसल खाने में घुसते ही इसने एक गहरा सांस लिया और बेड से उठकर ड्रेसिंग रूम में घुस गई। कबीर दादा के पहनने के लिए इसने सूट अलमारी से निकालकर बाहर लटकाया और बावर्ची खाने की तरफ बढ़ गई। कबीर दादा के तैयार होने तक वो नाश्ता ले आई थी। इसे मुसलसल खामोश पाकर कबीर दादा पूछे बिना नहीं रह पाया। लगता है एमुनेशन खत्म हो गया है। जो क्लाशनकोव की तरफ तड़ तड़ करती जबान चुप है, वो दुखी लहजे में बोली। आपकी शान में तो फर्क आ जाएगा ना मुझे शॉपिंग पर ले जाते हुए। बिल्कुल, कबीर दादा ने इकरार में गर्दन हिला दी। वो फिर मुंह फुलाकर खामोश हो गई। नाश्ते से फारिग होकर वो इसकी टाई बांधने लगा। ऐसा करते हुए ना तो वो कबीर दादा से आंखें मिला रही थी और न चेहरे पर हंसी ही की कोई रमक मौजूद थी। इसका नाराजी से पूरा हुआ चेहरा देखकर कबीर दादा मुस्कुराने लगा था। अचानक इसके दिल में शिद्दत से ख्वाहिश जागी कि अपने सारे काम मुलतवी करके तनावुश को शॉपिंग पर ले जाए। कितनी मासूमियत और चाहत से कह रही थी कि आपके लिए सजा सवरा करूंगी। यकीनन नेकी की भरपूर सजावट और मेकअप देखकर इसे भी इसकी तरह सजने का शौक चुराया था। अगर सादगी में इसका यह हाल है तो सजी संवरने के बाद तो कुछ सोचने के काबिल ही नहीं छोड़ेगी।
न चाहते हुए भी वो इसके मुतालिक, इसकी बातों के मुतालिक सोचने लगता। टाई बांधकर वो हस्ब मामूल मुंह ही मुंह में कुछ बढ़ाकर इस पर फूंकने लगी। अब जाऊं, जल्दी आना, आहिस्ता लहजे में कहकर वो पीछे हट गई। इसका दुखी लहजा सुनकर कबीर दादा को कुछ होने लगा था। एकदम इससे रुख फेरते हुए वो लंबे डग भरता हुआ बाहर की तरफ बढ़ गया। कार में बैठ कर भी इसने पीछे मुड़कर नहीं देखा था। वो जादूगरनी इसके आसाब पर सवार होने लगी थी। खुफिया अड्डे पर पहुंचे इसे थोड़ी ही देर हुई थी कि तनाउश की कॉल आने लगी। वो चाहकर भी इसकी कॉल को नजरअंदाज न कर सका। जी, इसने लहजे में बेतनाई समझने की पूरी कोशिश की थी। अम्मी जान की तबीयत खराब है, अगर इजाजत हो तो घर से हो आऊं। चली जाओ, बल्कि ऐसा है एक दो दिन इनके पास ही गुजार लो। कबीर ज्यादा इसे एहसास दिलाना चाहता था कि इसे तनाउश की इतनी भी जरूरत नहीं थी। वो फौरन बोली, मैं लौट आऊंगी ना, माँ जी की तबीयत इतनी ज्यादा भी खराब नहीं है, और फिर आपको भी थोड़ा मसला बनेगा। वो बेपरवाही से बोला, मुझे क्या मसला बनेगा, छोटा बच्चा तो नहीं हूँ, तुमसे पहले भी तो जिंदगी गुजर रही थी। अच्छा ठीक है। इसके बेतनाई पर वो जैसे बुझ सी गई। कबीर दादा इसकी जानिब से किसी शौक और शरारती फिक्रे की तवक्को किए बैठा था। इसका उदासी भरा लहजा इसे दुखी कर गया था। वो बात जारी रखते हुए बोला, और हाँ, अलमारी की चाबी याद से तुपाई पर रख देना। जी नहीं, एक बोतल निकाल कर रेक पर जाऊंगी और दूसरी बोतल कल दोबारा आकर निकाल कर फिर लौट जाऊंगी। इसके लहजे की शोखी लौट आई थी। इत्मीनान भरा गहरा सांस लेते हुए वो बोला, जानती हो मैं तुम्हें मिस मुसीबत क्यों कहता हूँ? इसलिए कि मैं हूँ ही मुसीबत। इसके नकराई कह कहे ने कबीर दादा की समातों में रस खोला। इसके होठों पर भी तबस्सुम नमूदार हुआ। शुक्र है तुम्हें इतना तो मालूम है। वो नाज से बोली, नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं, मैं बहुत प्यारी, खूबसूरत और अच्छी लड़की हूँ, और ऐसा ही सब समझते हैं। ऐसा समझने वालों में कम से कम मैं शामिल नहीं हूँ। वो फहमाइशी लहजे में बोली, झूठ बोलने से अल्लाह पाक नाराज होते हैं। वो इस्तेज़ाइया लहजे में बोला, मेरी बाकी काम तो अल्लाह मियाँ को बहुत राजी करने वाले हैं ना। वो शरारत से बोली, परेशान क्यों होते हैं, तौबा का दरवाजा तो हर वक्त खुला है। घर जाने की इजाजत लेने को फोन किया था या गप्पे हाँकने को? खुद तो फारिग होती हो, किसी दूसरे को काम करने दिया करो। फारिग नहीं होती जनाब, पढ़ाई कर रही थी, इम्तिहान सर पर है, जो करना है करो, लेकिन मेरी जान बख्शी कर दो। ना चाहते हुए भी वो बात को तूल दे रहा था। तनावुश की बातों से ना जाने क्यों इससे सिरी नहीं होती थी। इसकी चंद मिनटों की गुफ्तगू ने जिसे इसे ताज़ा तम कर दिया था। अच्छा ठीक है, अपना काम करें, दिन का खाना याद से खा लेना और रात को जल्दी सो जाना। एक बोतल बाहर रख जाऊंगी, इसी पर इत्तेफाक करना, ये ना हो कल की तरह 2 बोतलें और मंगवाई। मैं राहत खाला से पूछूंगी, अगर ऐसा किया ना तो चल जितनी बोतलें मंगवाई कितने दिन बगैर ही पिए गुजारा करना पड़ेगा। तुमने कुछ ज्यादा प्रपोजल निकालने शुरू नहीं कर दिए? जी नहीं, मुझे तो बस आपकी सेहत का ख्याल होता है, मैं खुद रख सकता हूँ, तुम्हें बड़ी अम्मा बनने की जरूरत नहीं। पता है जब आप गुस्सा करते हैं ना, फिक्रा अधूरा छोड़ते हुए इसने जोरदार कहका लगाया। ना चाहते हुए भी कबीर दादा के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हो गई थी। अच्छा, माँ के पास जा रही हो, शायद इलाज वगैरह के लिए पैसों की जरूरत पड़ जाए, इसलिए कुछ रकम साथ लेती जाना। मोबाइल फोन में इजी लोड कराने के लिए तो 50 रुपए है नहीं, आपसे बात करने के लिए भी कंपनी से उधार लिया हुआ है। माँ के पास कौन सा चेक ले जाऊं? वो शरारती अंदाज में हंसी थी। कबीर दादा को इसके लहजे में तंज, गिला या इस्तिज़ा की हल्की सी आमेजिश भी दिखाई नहीं दी थी। इसके बावजूद वो खफीफ हो गया था। वहाँ की दाएं दीवार में जो शेर की तस्वीर लगी है, इसके नीचे एक तिजोरी मौजूद है जिसके ताले का नंबर 302302 है। तिजोरी खोलकर जितनी रकम चाहिए हो निकाल लो। इसने दिलचस्पी से पूछा, मतलब 2 दफा 302? आपकी कार का नंबर भी यही है ना? कबीर दादा को इसका मुशाहिदा काफी गहरा लगा। हाँ, और अब मुझे कुछ काम करने दो, खुदा हाफिज। ये कहते ही इसने तनावुश का जवाब सुने बगैर राब्ता मुनक़ता कर दिया। गुज़श्ता कल वो काफी जरूरी काम निपटा चुका था और आज इसका इरादा जल्दी घर लौटने का था, मगर तनावुश के घर चले जाने के बाद इसका दिल ही नहीं कर रहा था घर लौटने को। दोपहर को इसने पाशा को कॉल करके अपने पास बुला लिया। थोड़ी देर बाद वो इसके सामने बैठा था। पाशा साहब, क्या हो रहा है? वही रोजमर्रा के काम। कबीर दादा ने इश्तियाक से पूछा। निगी से मुलाकात हुई थी? आपका क्या ख्याल है, मैं इतना बच्चा हूँ जो इसके झूठ का एतबार कर लूंगा? पाशा ने मुंह बनाया। वैसे भी मुझे अजीम से रात 9:15 बजे ही इत्ला मिल गई थी कि निगी वापस चली गई है। कबीर दादा बेजारी से बोला, ये उल्लू के पट्टे मेरे मुलाजिम हैं या तुम्हारे? इन गरीबों को असल बात मालूम ही नहीं है तो क्या राजदारी रखते? कबीर दादा ने कुर्सी पूछ की टेक लगाते कुर्सी को उगती दीवार की जानिब घुमाया और उकब में मौजूद खिड़की पर दोनों पांव रखते हुए इकरार किया, पाशा, तनावुश के बारे में तुम्हारा अंदाजा ठीक था। पाशा के चेहरे पर हैरानी उभरी। क्या कह रहे हैं दादा?
सच कह रहा हूँ यार, वो लड़की बुरी तरह मेरे एहसास पर सवार हो चुकी है। अब इसके बगैर मेरा वक्त नहीं गुजरता। घर से निकलते ही वापसी के पल शुमारना शुरू हो जाता हूँ। पास होती है तो इसकी आवाज के अलावा कुछ सुनाई नहीं देता। दूर जाती है तो इसकी सूरत नजरों में घूमती रहती है। हंसती है तो मेरा दिल खिल उठता है, उदास हो तो बेचैन हो जाता है। अपने हाथों से खाना खिलाती है, मेरे जूते जुराबे वही उतारती है, टाई वही बांधती है, क्या पहनूंगा ये वो तय करती है। घर से निकलते वक्त पता नहीं कौन कौन सी दुआएं पढ़कर मुझ पर फूंकती रहती है। दरवाजे तक अलविदा करने आती है, वापसी पर दरवाजे ही पर मिलती है। और तुम जानते हो कि मैं रात को 3-4 बोतलें शराब की पी जाता था, अब एक बोतल से ज्यादा नहीं पीने देती। कभी कभी एक बोतल भी पूरी नहीं पीने देती और मैं इसकी हर बात मानता चला जाता हूँ। कभी बेजारी या गुस्से का इजहार करूँ भी तो सही, वो मेरे गुस्से को बिल्कुल खातिर में नहीं लाती। मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। वो पाशा की तरफ मुड़ा, पाशा मैं बर वक्त अंदाजा नहीं कर पाया यार, मेरे गुमान में भी नहीं था कि वो छछूंदर की तरह गले में अटक जाएगी। आप मुझे डरा रहे हैं या मजाक उड़ा रहे हैं? पाशा के गले से फंसी फंसी आवाज बरामद हुई। मजाक तो मेरी जिंदगी बनने वाली है यार, अगर इसका कोई मुनासिब हल ना सोचा गया तो मैं तो गया काम से। मुश्किल क्या है दादा, कुछ देर दिलाकर तलाक दो और निकाल बाहर करो डायन को अपनी जिंदगी से। इतना आसान होता तो मैं तुम्हारे सामने बेबसी का इजहार करता। मालूम है कल रात निक्की की आमद पर मैंने इसे कहा कि वो दूसरे कमरे में चली जाए, मैं निक्की के साथ रात गुजारूंगा। यकीन मानो वो बगैर कोई तकरार किए दरवाजे की जानिब चल पड़ी और दरवाजे पर रुककर इसने आंखों में आंसू भरकर मेरी जानिब देखा और बाहर निकल गई। इसके बाद मेरे हवासों ने काम करना छोड़ दिया था। तमाम शौक और दिलचस्पियां मुझे भूल गए थे, बस याद था तो इतना कि इसकी आंखों में आंसू हैं। मैंने फौरन निगी को चलता किया और इसे वापस बुलाकर गोया ये इतराफ कर लिया कि मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। वो ये बात अच्छी तरह जान चुकी है, मेरे सारे मोहब्बत ना करने के बावजूद इसे मालूम हो गया है वो मेरी कमजोरी बन चुकी है। मैं आपको पहले से मुतनब्बा कर चुका था दादा। पाशा शाकी हुआ। नहीं, कबीर दादा ने नफी में सर हिलाया। सच तो यह है कि वो मुझे पहली नजर में असीर कर चुकी थी, बस मुझे ये समझने में थोड़ी देर हो गई। पहली बार वो मुझे इस वक्त नजर आई थी जब मैंने जस्टिस जहीर अमजद को एक होटल से बाहर रोका। वो एक जानिब खड़ी हमारी गुफ्तगू सुन रही थी। कॉलेज के कपड़ों में मलबूस वो लड़की वो मुझे बहुत अजीब लगी और इस वक्त मेरी हैरानी की इंतहा न रही जब वो मेरी कोठी पर पहुंच गई। अजीम जैसे तेज और चालाक आदमी को उल्लू बनाकर मुझे ख्वाबगाह से बुलवा लिया। इस वक्त मुझे थोड़ा सा शुबा हुआ था कि वो शायद जस्टिस जहीर अमजद की तरफ से भेजी गई है, मगर जब इसने तारुफ कराया तो मुझे पता चला कि मामला कुछ और था। इसे एक सड़क छाप हुंडिस से भाई की मौत का बदला लेना था और फिर इसने खुद को बतौर रिश्वत पेश किया, बशर्त ये रखी कि मुझे इसे निकाह पढ़ा कर घर लाना होगा। मुझे मालूम नहीं कि मैं क्यों इसकी सारी शराइत मानता गया। अब मालूम हो रहा है कि वो इसी वक्त मेरे दिल में उतर चुकी थी। बज़ाहिर मैं खूबसूरत और पुरकशिश लड़की को चंद दिन अपने बिस्तर की जीनत बनाने के लिए घर ला रहा था, मगर दर हकीकत मेरे दिल ने मुझे धोखा दिया और अब मैं समझा हूँ तो काफी देर हो चुकी है। दादा, मैं जानता हूँ कि आपके तजुर्बे और समझदारी के सामने मेरी हैसियत एक बच्चे से बढ़कर नहीं है, लेकिन औरत के मामले में आप इतना नहीं जानते क्योंकि इससे पहले आपका वास्ता ही ऐसी लड़की से नहीं पड़ा। अलबत्ता मैं जानता हूँ इन औरतों की चालों ढकोसलों और मकारियों को। ये डायन बस अपना फायदा देखकर आपको चिमटी है। इस कमीनी का मोहब्बत जताना, चाहत का इजहार करना, खिदमतों से मुतासिर करना, आपकी जरूरियात का ख्याल रखना वगैरह तमाम अयाशी की जिंदगी के हसूल की कोशिश है। मैं मानता हूँ कि आप खूबसूरत हैं और खूबसूरत जात के लिए कशिश रखते हैं, मगर आपसे आधी उम्र की डायन का यूं एकदम आपकी मोहब्बत में मुब्तला हो जाना कोई चाल तो हो सकती है, मोहब्बत नहीं हो सकती। कबीर दादा ने इसे डांटा। कितनी बार कहा है कि इसके लिए यूं घटिया अल्फाज इस्तेमाल मत करो। सॉरी। पाशा का निदामत जाहिर करना बिल्कुल मसनूई था। काश मैं तुम्हारा अंदाजे को सही मान सकता। कबीर दादा के लहजे में शामिल बेबसी पाशा को परेशान कर गई थी। इसने पूछा, अच्छा आप चाहते क्या हैं? इसको खुश देखना चाहता हूँ, हंसता मुस्कुराता और कह कहे लगाते देखना चाहता हूँ। दुनिया की तमाम नेमतें इसके कदमों में ढेर कर देना चाहता हूँ और जो वो चाहती है वही चाहता हूँ। और पता है, आज मैंने इसे ख्वाबगाह में मौजूद तिजोरी का नंबर भी बता दिया है कि इसे जितनी रकम चाहिए हो वहाँ से ले लिया करे। हालांकि तिजोरी के बारे में मैंने आज तक तुम्हारे अलावा किसी पर एतबार नहीं किया। दादा, आपको मालूम हो कि औरत जात अपना मकसद पूरा करने के बाद किस तरह मर्द के पाँव से जमीन खींचती है। इस वक्त वो ना जीने के काबिल रहता है ना मरने के जोगा। और याद रखना, जल्द ही आपकी तिजोरी को इसने खाली कर देना है। खुदारा इस वक्त मुझे मुर्द इल्जाम न ठहरा देना कि पाशा ने आपकी तिजोरी खाली की है। वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। धोखा देना तो इस मासूम को आता ही नहीं है।
यकीनन मैंने इसकी आंखों में मोहब्बत और चाहत के अलावा कुछ नहीं देखा। इसकी हर अदा, हर अमल चीख चीख कर इसके दिल में छुपी मोहब्बत का ऐलान करता है। पाशा ने दरियाफ्त किया, अगर वो डाइन, मेरा मतलब डाइन भाभी, खुद हंसी खुशी आपको छोड़कर चली जाए। इससे खशम की नजरों से घूरते हुए कबीर दादा ने कहा, अगर ऐसा हो जाए तो मुंह मांगा इनाम दूंगा। पाशा ने कहा, याद रखना मुकरने नहीं दूंगा। वादा रहा, मगर ये ख्याल रहे इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। इसे जरा सी भी खराश लगना भी मुझे गवारा नहीं। मगर मुझे यकीन है कि कमीनी भाभी को आपकी मौत से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उल्टा तरका मिलने की खुशी में नाचती फिरेगी। बस इसका ये रूप मुझ पर आश्कार कर दो। जितनी रकम खर्च होती है परवाह नहीं, दौलत, बंगला, कारें, जो चीज इसे चाहिए दे दो। बस वो मुझे खुद आकर सिर्फ इतना कह दे कि वो तलाक चाहती है। इसकी आंखों में मौजूद हल्की सी नदामत से मुझे सुकून मिल जाएगा। इसके बाद तुम इसे किसी दूसरे शहर में मुंतकिल करा देना ताकि वो नौशाद आफरीदी वगैरह की इंतकामी कार्रवाई से बच जाए। पाशा इत्मीनान भरे यकीन से बोला, आप फिक्र ही ना करें, बस चंद दिन दे, मुझे यकीन है वो मन्नत करके अपनी जान छुड़ाएगी। कबीर दादा आंखें बंद करके वो फिक्रे तस्वुर की आंख में लाने लगा जो तनावुश ने इसे जान छुड़ाने के ज़मन में बोले थे। अगर पाशा के तई वो इतनी ही चालाक और मक्कार थी तो लाजमन अपने अमल की तवज्जी इसके पास मौजूद होती, मगर कोशिश के बावजूद इससे तनावुश के मुंह से कोई ऐसा फिक्र अदा होता दिखाई न दिया। वो पहले की तरह शोखी और शरारत भरे अंदाज में इसका साथ मांगने पर मिसर नजर आ रही थी। इसे ख्यालों में गुम पाकर पाशा खामोशी से उठकर बाहर निकल गया। अरे इतनी बीमार तो नहीं थी कि तुम भागी चली आई। तनावुश को देखते ही बुशरा कहने लगी, वो बेचारा भी सोचता होगा इस लड़की को मौके के अलावा कोई काम नहीं सोचता। अगर बुलाना नहीं था तो तबीयत खराबी का क्यों बताया। अब इतनी भोली बन रही हैं। वो सरहाने की जानिब बैठकर माँ का सर दबाने लगी। इतला देने का मतलब बुलाना होता है। हाँ ना, वो माँ के माथे पर झुक गई। अच्छा, आपने इनसे पूछा था या वैसे ही भागी चली आई? पहले दिन बगैर बताए आई थी, खफा हो रहे थे। अब जरूर पूछती हूँ, तुम पर सही रोब जमाया हुआ है। इसका मतलब है काफी अच्छा आदमी है। वो बहुत अच्छे हैं माँ जी। अभी पता है, अपनी तिजोरी का नंबर बताकर मुझे कह रहे थे जितनी रकम चाहिए हो निकाल लो। तो तुम्हें पैसे देने से वो अच्छा हो गया? बुशरा ने मुंह बनाया। शॉपिंग के लिए तो साथ ले जा नहीं सका कभी। माँ जी तंग ना किया करें। ना मानो, बुशरा बेपरवाही से बोली। तनावुश मुंह टेढ़ा करके बोली, एक झूठी तसल्ली नहीं दे सकती और कहती है माँ नहीं सहेली हूँ। बुशरा हंसी। झूठ का फायदा? बस मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि इनके खिलाफ बात करे। अच्छा, अब आ गई हो तो चाय ही ले आओ। तनावुश सर हिलाते हुए बर्ची खाने की तरफ बढ़ गई। माँ के लिए चाय बनाकर वो कमरे के काम करने लगी। बुशरा सो गई थी। घर के कामों से फारिग होकर इसने सोने की कोशिश की, मगर नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। लेटते ही कबीर दादा का वजीहा चेहरा आंखों के सामने नमूदार हुआ और इसके होंठों पर मुस्कुराहट छा गई। कभी तो मान लोगे कि मैं आपको अच्छी लगती हूँ। वो ख्यालों ही ख्यालों में इससे वो बातें करने लगी जो अभी तक सामने नहीं कर पाई थी। रात के खाने पर इसने 2 निवालों के बाद हाथ खींच लिया। बुशरा ने पूछा, क्या हुआ? जी नहीं चाह रहा माँ जी। बुशरा मायने खेस लहजे में बोली, इसने तो डटकर खा लिया होगा। तो वो चिढ़ते हुए बोली। मेरी बला से नाक चढ़ाते हुए बुशरा खाना खाती रही। इसकी तबीयत अब बेहतर थी। ईशा की नमाज पढ़कर वो सोने के लिए लेट गई। अपनी और माँ की चारपाई इसने सहन ही में लगा ली थी। माँ जी, क्या मर्द कभी मोहब्बत का इतराफ करते हैं? बुशरा हंसी। हाँ, जिन्हें किसी से मोहब्बत हो जाए वो 1 मिनट नहीं लगाते। ये तो है ही मर्दों का शोभा। औरत बेचारी तो बशर्मा कर चेहरा झुका लेती है और इसका इजहार मोहब्बत हो जाता है तो वो क्यों अपनी मोहब्बत छुपाते हैं? इसे मोहब्बत होगी तो इजहार करेगा ना। बुशरा ने इसे छेड़ा। जरूरी तो नहीं कि हर खूबसूरत लड़की से मोहब्बत हो जाया करे। वो बस अपनी मोहब्बत छुपाते हैं, वरना मेरी हर बात मानते हैं। बस थोड़ा सा बेजारी का इजहार करते हैं। साफ जाहिर है वो तुमसे जान छुड़ाना चाहता है। आपसे बात करना ही फजूल है। इसने खफा होकर माँ की जानिब पीठ मोड़ ली थी। बुशरा हंसी। खफा क्यों हो रही हो? आप बस मुझे तंग कर रही हैं। बुशरा ने अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए कहा, शायद इसने कभी किसी से मोहब्बत नहीं की, इस वजह से इसे मालूम ही नहीं कि मोहब्बत कैसे की जाती है। हाँ ना, यही बात है माँ जी। इसने फौरन माँ की जानिब रुख फेरा। तो तुम किस कॉलेज में मोहब्बत की क्लासें हासिल करती रही हो? तो क्या मतलब? वो हक लाई। कॉलेज भर की हो और तुम्हें मोहब्बत के बारे में खूब मालूम है। वो तुमसे दुगनी उम्र का भी होकर कुछ नहीं जानता। बड़ी आई मोहब्बत पढ़ाने वाली प्रोफेसर। बुशरा ने इसे लताड़ा। सो जाए माँ जी, मुझे नींद आ रही है। वो मुंह बसोरे लेट गई। बुशरा खिलखिलाकर हंसी। सच सुनना इतना भी आसान नहीं होता।
वो चिल्लाई, अभी आपसे मिलने नहीं आऊंगी, समझी आप? अरे मेरी शहजादी खफा हो गई। बुशरा ने से पुचकारा, नहीं हूँ मैं शहजादी, अगर जरूरत होती तो वो ये ना कहते कि 2-3 दिन घर पर गुजार लो, इन्हें जरा भी मोहब्बत नहीं है मुझसे। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं मजाक कर रही थी, बुशरा ने इसे तसल्ली देते हुए कहा। ये कहाँ मुमकिन है कि मेरी शहजादी किसी को प्यारी ना लगे, आप बस मुझे झूठी तसल्ली दे रही हैं। अच्छा, अगर रात इसकी कॉल आ गई, बेशक कुछ भी कहे या पूछे, तब तो समझ लेना कि वो तुमसे मोहब्बत करता है और तुम्हें याद कर रहा है। दूसरी सूरत में तुम्हारी समझ में आ जाना चाहिए कि दीवार से सर फोड़ रही हो। इसने फौरन तकिए के नीचे रखा मोबाइल फोन उठाकर अपनी छाती पर रख लिया। इसके साथ ही वो ईद की कॉल आने की दुआएं करने लगी, गोया कबीर दादा की कॉल ना हो, मोहब्बत करने ना करने का फैसला हो। बुशरा को नींद आने लगी थी, वो सो गई थी, मगर तनावुश कॉल के इंतजार में जागती रही। 1-2 बार खुद इसका जी चाहा कबीर दादा को कॉल कर ले, फिर इसके दिल का हाल जानने की तमन्ना वो कॉल ना कर सकी। गाहे गाहे वो मोबाइल की स्क्रीन जलाकर वक्त भी देख लेती। हिंसों ने 1:45 होने का ऐलान किया। एकदम इसका दिल रोने को करने लगा, और इससे पहले कि वो बाकायदा रोने का आगाज करती, अचानक इससे गली में किसी की कार की आवाज सुनाई दी। काश ये इसकी कार होती। इसके दिल की गहराइयों से दुआ निकली। अचानक कार इसके घर के सामने रुक गई। तनावुश का दिल यूं धड़कने लगा जैसे पस्सियां तोड़कर बाहर निकल आएगा। इसी वक्त गली में कुत्तों की भौंकने की जोरदार आवाज बुलंद हुई। बुशरा की आंख भी खुल गई थी। वो नींद में डूबी आवाज में पूछने लगी, ये कमबख्त इतना ज्यादा क्यों भौंक रहे हैं? अम्मी जान, कोई कार दरवाजे पर आकर रुकी है और मुझे शक है आपके दामाद जी आए हैं। बुशरा ने मुंह बनाया, लोग सोते हैं, ख्वाब देखते हैं, तुमने जागते हुए यही काम करना शुरू कर दिया। इससे पहले कि वो माँ की बात का जवाब देती, मोबाइल फोन बजने लगा था। स्क्रीन पर कबीर दादा का नाम जगमगा रहा था। फौरन कॉल वसूल करने का बटन दबाकर इसने खुशी से भरपूर लहजे में कहा, जी। इसके साथ ही एक हाथ से दुपट्टा अपने सर पर ठीक करती हुई वो दरवाजे की तरफ बढ़ गई। शाम की अजान के वक्त कबीर दादा की घर की तरफ लौट रहा था। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि आज नवाजन फिर कहीं गई थी। इम्तियाज ने साथ बैठे बख्श को ललकारा। मेहरबानी। बख्श ने मुंह बनाते हुए इनकार में सर हिलाया और इम्तियाज कहका लगाकर हंस पड़ा। ड्राइवर ने भी इसका साथ दिया। घर में दाखिल होती इसकी खोजती निगाहें ड्राइंग रूम के दरवाजे की तरफ उठ गई। आज चौखट फिर खाली थी दिल, लेकिन गुज़श्ता कल इसे कम से कम ये उम्मीद तो थी वो ख्वाबगाह में मौजूद होगी। आज तो ये सहारा भी छिन गया था। सुबह नाश्ते के बाद इसने कुछ नहीं खाया था। इसके बावजूद इसे भूख महसूस नहीं हो रही थी। पुरतेईज सजी सजाई ख्वाबगाह इसे काट खाने को दौड़ती थी। सोफे पर बैठकर इसने टाई की गिरहा ढीली की। मोहब्बत भरे अंदाज में काम करने वाली अपने घर में बैठी थी। टाई उतारकर वो बूटों के तस्मे खोलने झुका। सब्र करो ना, मैं खोलती हूँ। इसे लगा वो सामने बैठी इसे डांट रही है। बूट उतारकर वो काफी देर सोफे से टेक लगाए खामोश बैठा रहा। इसी दौरान दस्तक देकर राहत खाला अंदर दाखिल हुई। साहब जी, खाना लगाऊं? नहीं, थोड़ी देर बाद खाऊंगा। वो सर हिलाते हुए बाहर निकल गई। कबीर दादा भी थके थके अंदाज में खड़ा हो गया। कमीज के बटन खोलते हुए इसके दिमाग में दोबारा एक मंजर उभरा जब तनावुश के बटन खोलने पर इसने कहा था, ये बटन मैं ड्रेसिंग रूम में जाकर भी खोल सकता हूँ। हाँ, मगर इस पर वक्त सर्फ होगा, और जब मेरी जैसी प्यारी बीवी मौजूद हो तो आपको ये सब करने की क्या जरूरत है? आ जाओ ना, वक्त तो मेरा अब भी जाया हो रहा है। वो खुद कलामी के अंदाज में बड़बड़ा कर रह गया था। सूट उतार कर इसने नीचे कालीन ही पर फेंक दिया था। खुद ही उठाओगी? इसके दिमाग में नाराजगी भरी सोच उभरी और वो ट्रैक सूट निकाल कर पहनने लगा। तनावुश की आमद के बाद से वो एक मर्तबा भी वर्जिश नहीं कर सका था। हालांकि हफ्ते में 2 दिन सख्त किस्म की मशकें किया करता था। इस मकसद के लिए इसने घर का एक कमरा बतौर जिम्नाजियम मुख्तसर कर रखा था, जहाँ वर्जिश मशीनें और डंबल बारबल वगैरह रखे थे। ट्रैक सूट पहनकर इसने तनावुश के कपड़ों की अलमारी खोली। लम्हे भर इसके कपड़ों को देखने के बाद वो बाहर निकल आया। थोड़ी देर बाद वो पंचिंग बैग पर मुक्के बरसाते हुए पसीना पसीना हो रहा था। घंटा डेढ़ जिम में गुजार कर वो बाहर निकल आया। पसीना खुश करके इसने जूस पिया और गुसल खाने में घुस गया। नहा कर बाहर निकला तो राहत खाला एक बार फिर खाने का पूछने आई हुई थी। राहत खाला, तुम आराम करो, मैं बाहर जाकर ही खा लूंगा। वो जी साहब करके वापस मुड़ गई। वो भी अजीम को तैयार होने का कहकर बाहर निकल आया। ख्वाबगाह के अंदर इसे बिल्कुल आराम नहीं आ रहा था। रात 12 बजे तक वो यूं ही मुख्तलिफ अड्डों पर जाकर वक्त काटता रहा। आज बाहर भी वक्त नहीं गुजर रहा था। हालांकि इससे पहले 1-2 बजने का पता ही नहीं चलता था। अपने ख्वाबगाह में दाखिल होकर वो टीवी देखने लगा। सोफे से टेक लगाते हुए इसकी आंखें रेख की जानिब उठी। इसके ऊपर रखी बोतल को देखते ही इसके चेहरे पर तबस्सुम खिलने लगा। टीवी बंद करके वो बिस्तर पर लेट गया। तेज रोशनी बुझाकर इसने धीमा बल्ब जलाया और सोने की कोशिश करने लगा।
दिन को भी वो आराम नहीं कर सका था, लेकिन नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। रह रहकर इसकी नजर तनाउश की खाली जगह पर पड़ रही थी। इसके बगैर ही एक ही रात इस तरह गुजर रही थी, हमेशा के लिए चली जाएगी तब क्या होगा। एक रूह फरसा ख्याल इसके दिमाग में पैदा हुआ, शायद इसकी असलियत खुल जाने पर मुझे करार आ जाए। इसने खुद को तसल्ली दी। काफी देर करवटें बदलने के बाद भी वो नींद की देवी को मनाने में कामयाब नहीं हो सका था। तनावुश की मासूम अदाएं, नाज, नखरे, पेशकदमी और जारियत इसे बेतरह याद आ रही थी। सर के बाल मुलायम उंगलियों के लम्स को तरस रहे थे। मैं इसका आदी नहीं हूँ, इसने पहली बार यही कहकर इसके हाथ को दूर धकेला था। कितने भोलपन से इसने कहा था तो आदत डाल लेना, और इसे मालूम ही नहीं हुआ कि कब वो आदी हो गया। जब काफी कोशिशों के बाद भी नींद न आई तो अचानक इसे ख्याल आया किसी और लड़की को बुलाकर इसे भुलाने की कोशिश करे, मगर दिल ने वावेला ही मचा दिया था। तनावुश के बगैर इसे कोई कबूल नहीं थी। जब निकी जैसी लड़की की इसके जज्बात उभारने में नाकाम रही थी तो कोई और क्या कारनामा अंजाम देती। और फिर इससे रहा न गया। बिस्तर छोड़कर इसने इंटरकॉम का कार रिसीवर उठाया और चौकीदार को बताने लगा कि इलाही बख्श को कार लगाने का कहे। वो पूछने लगा, वो हाफिजों को भी उठा दूं दादा? नहीं, इलाही बख्श को कहो कार लगाकर वो भी वापस लौट जाए, मैं अकेला ही जाऊंगा। इसके ठीक है दादा सुनकर कबीर दादा ने रिसीवर रख दिया। जब ख्वाबी का लिबास उतार कर इसने शलवार सूट पहना और बाहर निकल आया। इलाही बख्श कार के साथ ही खड़ा था। इसे आते देखकर इसने ड्राइविंग सीट का दरवाजा खोला और कबीर दादा के अंदर बैठते ही अदब से दरवाजा बंद करके पीछे हट गया। कार स्टार्ट होते ही चौकीदार ने सरात से दरवाजा खोल दिया था। वो घर से बाहर निकल आया। थोड़ी देर बाद वो तनाउश की गली में मौजूद था। कोई गैर मरी ताकत जैसे इसे वहाँ ले आई थी। घर के सामने कार रोककर वो बाहर निकला। गली में घूमने वाले एक दो आवारा कुत्ते इसके करीब आकर भौंकने लगे थे। इनसे बेपरवाह होकर इसने मोबाइल फोन निकाला और तनाउश का नंबर डायल करने लगा। वो सजदा रह गया जब पहली घंटी जाते ही कॉल वसूल कर ली गई थी। जी, इसकी सुरीली आवाज ने कबीर दादा के कानों में रस उंडेला। वो हाँ, मेरी बोतल खत्म हो गई है। चाबी कहाँ रखी है? मैंने दूसरी बोतल निकालनी है। गड़बड़ाते हुए इसने बहाना घड़ा। आप इस वक्त कहाँ हैं? इसने मधुर हंसी से पूछा। मैं कहाँ हूँ ना, बिस्तर पर लेटा हूँ। इसने फौरन झूठ का सहारा लिया। अगर चाबी साथ ले गई हो तो किसी को तुम्हारी तरफ भेज कर मंगवा लेता हूँ। अच्छा, आप बिस्तर पर हैं? इसकी मायने खैर हंसी उभरी। वैसे घर में कुत्ते कब से पाल लिए हैं? स्पीकर से कुत्तों की भौंकने की आवाज आ रही है और ये आवाज मुझे काफी जानी पहचानी लग रही है, यूं जैसे मेरे गली के कुत्ते हो, बल्कि वो कमबख्त अभी भी भौंक रहे हैं। मुझे क्या पता? कबीर दादा मिनमिनाया। फिर किसको पता होगा? वो एकदम दरवाजा खोलकर बाहर निकली। 16-17 के चांद की रोशनी में इसका मोहना चेहरा दमक रहा था। मोबाइल फोन कान से हटाते हुए सब रवि से इसके करीब पहुंची। तो ये है आपकी ख्वाबगाह? मैं तो बस चाबी लेने आया था। कबीर दादा ने एक बार फिर झूठ बोलकर अपनी बेताकतगी और बेचैनी पर पर्दा डालने की कोशिश की। सच में? वो शौकी से हंसी। हाँ, कबीर दादा खफीफ हो गया था। किसी अनजानी डोर से बंधा हुआ वो वहाँ पहुंच तो गया था, लेकिन अब इसे इकरार करते हुए खफत महसूस हो रही थी। बुशरा खातून दरवाजे पर नमूदार हुई। बेटा खैरियत तो थी? बुशरा ने मायने खैज अंदाज में मुस्कुराते हुए कबीर दादा से पूछा। खाला, ये अलमारी की चाबी साथ लेकर आ गई थी। मैं अभी घर लौटा तो सोचा चाबी ले आऊं। हाँ तो चाबी ले जाए ना। वो दोनों को तंग करने की ख्वाहिश में थी। अम्मी जान, तनाउश ने रुहासा होते हुए कहा और बुशरा ने हंसते हुए दरवाजा बंद कर दिया। कबीर दादा ने इत्मीनान भरा गहरा सांस लिया था। चले बैठे, इससे पहले कि वो लौट आए, तनाउश ने शरारती लहजे में कहा और कबीर दादा फौरन ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। खाना खा लिया था? इसके कार मुड़ते ही वो कसक कर करीब हुई और इसके कंधे पर सर टेक दिया। इसकी खुशबू से कार की अंदरूनी फिजा महक उठी थी। कबीर दादा खोए खोए लहजे में बोला, हाँ खा लिया था। एक लम्हा खामोश रहकर वो तीखन से बोली, मैं जानती हूँ आपने नहीं खाया। इसने बेसाख्ता पूछा। तुम कैसे कह सकती हो? क्योंकि मुझसे भी नहीं खाया गया। वो अपनी वारफ्तगी और चाहत पहले भी नहीं छुपाती थी और अब भी बेबाकी से इजहार कर रही थी। मुश्किल तो कबीर दादा को पेश आ रही थी, जिसका रुआ रुआ इसका मुतलाशी होने के बावजूद वो इजहार नहीं कर पा रहा था। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं, तुम घर जाकर राहत खाला से पूछ लेना। अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे अभी खाना खाना है, और वो भी किसी होटल में। इस वक्त? इसने कलाई पर बंदी घड़ी पर निगाह दौड़ाई। सुइयां दो का हिंसाबूर कर गई थी। वो हठधर्मी से बोली, हाँ अभी और इसी वक्त किसी होटल में खाना खाकर मुझे साहिल समंदर पर ले जाना। मैं चांद की रोशनी में के आपके साथ घूमूंगी। पागल हुई हो? ले जाना है कि नहीं? इसने लाड भरी नाराजगी से पूछा और कबीर दादा ने अफसोस भरे अंदाज में सर हिलाते हुए कार साहिल की जानिब मोड़ दी।
वही किसी होटल में उसे खाना भी खिला सकता था। रात के इस वक्त भी सड़कों पर अच्छी खासी ट्रैफिक रवा थी। थोड़ी देर बाद वो एक बड़े होटल की पार्किंग में कार रोक रहा था। होटल के ये इस वक्त भी काफी ग्राहक नजर आ रहे थे। कोने की मेज का इंतखाब करके इसने निश्चित संभालते हुए मेन्यू कार्ड उठा लिया। क्या खाओगी? वो शौकी से बोली। कोई ऐसी चीज जो आप अपने हाथों से मुझे खिला सके। मस्तियां ना करो, ये ख्वाबगाह नहीं होटल का हॉल है। तनावुश ने मुंह बसरा। वहाँ कौन सा आप मुझे गले से लगा कर रखते हैं। कबीर दादा के होंठों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट नमूदार हुई। नाशुक्री कहीं की, और वो कहका लगा कर हंस पड़ी। अच्छा बताओ ना, क्या खाओगी? कुछ भी मंगवा लो, मगर इसके बाद आइसक्रीम जरूर खाएंगे। और कबीर दादा सर हिलाकर अपनी मर्जी का खाना मंगवाने लगा। तनावुश के साथ चंद लम्हे बिताते ही इसे भी सख्त किस्म की भूख का एहसास हो रहा था। बेरे का खाना लाने तक वो इससे दिन की कारगुजारी सुनने लगी। सोया रहा हूँ सारा दिन, कोई काम ही नहीं था। कंधे उचकाते हुए इसने एक और झूठ बोला। अब मुझे जलाए तो नाना। तनावुश ने मुंह बसूरा और कबीर दादा खिलखिला पड़ा। इसमें जलने की कौन सी बात है भला? बस मैं आपसे नहीं बोलती। मसनूई अंदाज में मुंह फुलाते हुए वो हाथों के प्याले में अपना मनमोहना चेहरा रखकर कबीर दादा को घूरने लगी। कबीर दादा की हालत गैर होने लगी थी। इसका जी चाहा सबसे बेनियाज होकर इसे बाहों में भर ले। वो इतनी ही मासूम, भोली भाली और प्यारी लग रही थी। इसी वक्त बेरा खाने के ट्रे उठाए नमूदार हुआ। इतना ज्यादा खाना मैं कैसे खाऊंगी? बेरे को मेज पर बर्तन सजाते देखकर वो हैरत ज़दा रह गई थी। चलो मैं भी तुम्हारा साथ दे दूंगा। कबीर दादा ने इसे तसल्ली दी और फिर इसे खूब डट कर खाते देखकर वो मायने खेज लहजे में बड़बड़ाई। झूठा? ये झूठा किसे कहा? कबीर दादा ने इसे घूरा। वो खिलखिलाई। झूठे को कितना मना करता हूँ कि बदतमीजी ना किया करो। वो शरारत से बोली। ये बदतमीजी नहीं है कबीर जी, इजहार हकीकत है। बदतमीज? इस मर्तबा कबीर दादा ने आइसक्रीम का हाथ खाया, प्याला अपने सामने से हटा दिया। आइसक्रीम खाना छोड़ा तो कसम से इतनी जोर जोर से रोना शुरू कर दूंगी कि पूरा होटल जमा हो जाएगा। वो फौरन धमकी पर उतर आई थी। इसने दोबारा प्याला करीब करते हुए कहा। मैं बकवास क्यों करती हो? करूंगी बकवास, कहूंगी कबीर 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 कबीर। आप मुझे रोक कर दिखाएं, एक थप्पड़ से सारी शोखी हवा हो जाएगी। अब तो अकेले में कह रही हूँ, थप्पड़ मारा तो सबके सामने भी यही कहूंगी। क्या? वो बेसाख्ता बोली। कबीर और कबीर दादा हंस पड़ा था। इसे हंसते देखकर एकदम वो शर्मा गई थी। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, है ना? अच्छा, मजाक उड़ाने वाला भी मैं हो गया। अच्छा, आप सारा कप खुद ही तो खाली ना करे ना। इसके सामने पड़ा कप उठाकर तनावुश ने अपने कप में बची हुई थोड़ी सी आइसक्रीम इसके सामने रख दी। और मंगवा लूं? इसे यूं शौक से आइसक्रीम खाता देखकर कबीर दादा ने बेसाख्ता पूछा। नहीं, अब चलते हैं। अपना कप खाली करते हुए वो उठ खड़ी हुई। कबीर दादा ने बेरे को इशारा करके बिल मंगवाया। बिल के मंदरजात पर एक नजर डालकर इसने जेब से एक बड़ा नोट निकाला। बाकी तुम रख लेना, कहकर वो तनावुश को साथ लिए चल पड़ा। शुक्रिया सर। बेरे की ममनूनियत भरी आवाज पर इसने सर हिलाने पर इक्तिफा किया था। जब गर्लफ्रेंड साथ होती है तो लड़के बड़ी बड़ी बख्शिश क्यों देते हैं? इसकी शौक बात ने एक बार फिर कबीर दादा के होंठों पर मुस्कुराहट बखेर दी थी। तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो? लड़की भी हूँ, दोस्त भी हूँ, महबूबा भी हूँ और बीवी भी। इतने रिश्तों के होते हुए भी मुझे नजर अंदाज करते रहते हैं आप। इसने मुंह बसूरा। ये महबूबा और दोस्त कब से बन गई हो? वो कार के नजदीक पहुंच गए तो जब कबीर ने ये पूछा। क्या नहीं हूँ? कबीर दादा का हाथ पकड़कर इसने अपनी जानिब मुतवज्जा किया। कार पार्किंग में जलती रोशनी इसके रोशन चेहरे को जगमगा रही थी। काली सी आंखें कबीर दादा पर जादू करने लगी थी। वो बेखुद होने लगा था। 2-3 लम्हे यूं ही इसकी आंखों में देखने के बाद कबीर दादा के मुंह से फंसे फंसे अल्फाज बरामद हुए। हो ना? एक खूबसूरत मुस्कान इसके लबों पर जाहिर हुई। वो मधुर लहजे में बोली। कबीर? कबीर दादा मुकम्मल हिप्नोटाइज हो चुका था। बेसाख्ता बोला। जी? न जाने इसकी आंखों में कितनी चाहत उमड़ आई थी। तनावुश ने फौरन शर्मा कर आंखें झुका ली। चले? एकदम झुरझुरी लेते हुए कबीर दादा ने खुद को इस मंजर के शहर से निकाला और कार का दरवाजा तनावुश के लिए खोल दिया। बैठो। वो नाद भरे अंदाज में बैठ गई। दरवाजा बंद करके कबीर दादा घूमकर ड्राइविंग सीट पर आया और कार आगे बढ़ा दी। साहिल पर जाएंगे? इसने फौरन याद दहानी कराई। कबीर दादा ने हनकारा भरा। कार में खामोशी छा गई थी। कबीर दादा अपनी बेखुद होती हालत पर खफा महसूस कर रहा था। खामोशी को तनावुश की आवाज ने तोड़ा। वो पूछ रही थी। मेरा कबीर कहना आपको बुरा लगता है? अगर मेरा जवाब अज़बात में हो तो? कबीर दादा ने इसकी तरफ मुतवज्जा होते हुए खुद पर मसनूई संजीदगी तारी की। फिर मैं जानू, शहजादा, सरताज वगैरह कहकर पुकार लिया करूंगी।
इसने भी अपना लहजा संजीदा ही रखा था, मगर अल्फाज से टपकती शरारत ने कबीर दादा को हंसा दिया था। तुम लाइलाज हो। कार की फिजा तनाउश के कहकहे से गूंज उठी थी। बताया नहीं, इसने मुंह बनाया। कबीर ही ठीक है। इसके साथ ही इसकी आंखों में एक मंजर उभरा कि तनाउश इसे जानू मेरे शहजादे कहकर मुखातिब कर रही है और सुनते हुए पाशा अपनी कनपट्टी पर पिस्तौल रखकर खुदकुशी कर रहा है। वो हर धर्मी से बोली, मेरा जो दिल चाहेगा वो कहूंगी, बदले में आप कुछ भी कह सकते हैं। मैं मिस मुसीबत और दिमाग चूस के अलावा भला क्या कह सकता हूँ। और तनाउश की बेबसी पर खिलखिला दी। साहिल पर इतने होटल खुले हैं, यहाँ भी खाना खाया जा सकता था। सड़क किनारे होटल देखते ही वो पूछने लगी, मकसद खाना खाना था, वो पूरा हो गया। वो कार को आगे ले गया। एक जगह पर इसने कार सड़क से कच्चे पर उतारी और एक मुनासिब जगह पर पार्क कर दी। नंगे पाँव चलेंगे। पाँव से चप्पल उतार कर वो बाहर निकल आई। सर पर लिया दुपट्टा इसने मफलर की तरह गले में लपेटा और इसके घने स्याह लंबे बाल खाली गटार की तरह इसकी कमर तक बिखर गए। चांद की रोशनी में इसका हुस्न मजीद निकल आया था। कबीर दादा भी जूते उतार कर बाहर निकल आया। वो इसका हाथ पकड़कर पानी की तरफ बढ़ गई। पाँव से पानी टकराते ही इसने शलवार के पांचे ऊपर कर लिए थे। वो काफी दूर आ गए थे। वहाँ दूसरे लोग दिखाई नहीं दे रहे थे और इसी वजह से इसने सर और पिंडलियों वगैरह से कपड़ा हटाने में कोई कबाहत नहीं समझी थी। आप पहले कभी यहाँ आए हैं? वो कबीर दादा की तरफ मुतवज्जा हुई। तुम्हें इतना फारिग दिखाई देता हूँ? आज फारिग थे? इस सवाल का मकसद? वो चिढ़ गया। वो लाड से बोली, आपसे ये मनवाना कि मैं आपको प्यारी लगती हूँ। वो इसकी तरफ मुड़ा। अगले ही लम्हे की कमर में हाथ डालकर इसे अपनी जानिब खींचा। हाँ हाँ हाँ, लगती हो प्यारी, बहुत ज्यादा। और भी कुछ पूछना है तो एक बार पूछ लो। चांदनी में नहाए हुए तनाउश के सहरंगेज वजूद के सामने कबीर दादा ने हथियार डाल दिए थे। इसे अपना मुकाम, हैसियत और शख्सियत भूल चुकी थी। बस याद रहा था तो दिल का वावेला जो तनाउश को नाम जप रहा था, छोड़े ना कोई आ जाएगा। एकदम वो शर्मा गई। इसकी शोखी और तेजतरारी कहीं खो गई थी। इसे तंग करने के लिए शायद कबीर दादा मजीद भी पेशकदमी करता, मगर इसे वक्त वो रोशनी में नहा गए। कोई गाड़ी सड़क से उतार कर इसी तरफ आ रही थी। तनाउश ने तड़प कर इसकी आगोश से निकली तेज रोशनी से बचने के लिए उन्होंने चेहरों के सामने हाथ पकड़ लिए थे। वो जो कोई भी था काफी बदतहजीब और उजट लग रहा था। आने वाली गाड़ी इनकी कार के साथ रुक गई। तेज रफ्तारी के बुझते ही उन्होंने आंखों के सामने पकड़े हाथ हटाए। रोशनी का असर खत्म होते ही इन्हें खुली छत की झीप का हैवला नजर आया। इसमें 4 आदमी सवार थे। नीचे उतरते वक्त वो बेहंगम कहकर लगा रहे थे। तनाउश का दिल नाखुशगवार अंदाज में धड़क रहा था। हैवलों को अपनी जानिब रुख करते देखकर तनाउश फौरन गले में झूलता दुपट्टा सर पर लपेटकर छाती पर फैलाने लगी। अरे रोमानवी सीन तो खत्म हो गया। हीरो साहब ने हीरोइन को अपने बाजू के घेरे से आजाद कर दिया है। एक वाहियात आवाज तनाउश के कानों में पड़ी और इसने फौरन कबीर दादा का हाथ पकड़ लिया, गोया इसका सहारा चाह रही थी। वो आवारा गर्दों की कोई टोली थी जो अकेले जोड़े को देखकर लूटने चले आए थे। ऐसे गुरो अकेले आदमियों को लूटने के साथ औरतों की इज्जत खराब करने में भी कोई दकीका परवाह गुजारिश नहीं करते। डर गई हो? आने वालों से बेनियाज वो चाहत भरे लहजे में पूछ रहा था। कबीर दादा को ऐसे सड़क छापों से क्या खौफ हो सकता था जिसकी सारी जिंदगी ऐसे हालात का सामना करते गुजरी हो। वो निडर लहजे में बोली, नहीं, आपकी मौजूदगी में जरा भी डर नहीं लगता। अगर तुमसे कुछ नहीं हो पा रहा तो इस बुलबुल को हमारे हवाले कर दो भाई। वो दूर ही से अपने अंदर की खलासत का इजहार करते आ रहे थे। अच्छा, सबसे पहले कौन सा सुरमा अपना ताकत का मुजाहिरा करेगा? वो 4-5 कदम दूर थे जब कबीर दादा की इत्मीनान भरी आवाज उभरी। आगे वाले दोनों आदमी ठिठक कर रुके। इसके साथ ही उन्होंने गोया आंखें फाड़ कर कबीर दादा की जानिब देखा। कबीर दादा हकलाते ही फंसी फंसी आवाज इनके हलक से बरामद हुई। अगले ही लम्हे दोनों का जिस्म रेशे वाले मरीज की तरह लड़ना शुरू हो गया था। और कब में आने वालों की कानों में भी जब कबीर दादा की आवाज पड़ी वो भी हक्का बक्का खड़े रह गए थे। इनकी आवाज सुनते और शक्ल देखते ही कबीर दादा ने इन्हें पहचान गया था। वो इसके अपने ही आदमी थे। तो दोस्तों, कहानी अभी जारी है। उम्मीद करती हूँ कि ये नॉवेल आपको पसंद आ रहा होगा। अगर ये नॉवेल आपको पसंद आ रहा है तो नॉवेल को लाइक, और जिन दोस्तों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे भी दरख्वास्त है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले अगले हिस्से की नोटिफिकेशन आपको फौरी मौसूल हो जाया करे।